Desi Muscle Podcast, first episode. We are your hosts, Mujtaba Mirza and Saeed Hamdani. And why don't we go and introduce ourselves first? ये podcast हम हिंदी उर्दू में करने वाले हैं. So if you are a fitness enthusiast, fitness fan हो आप लोग और especially Indian subcontinent में हो और enthusiast हो in general, this podcast is going to be a good one for you all. So let's start. Saeed भाई, why don't you introduce yourself? आप हमें बताइए अपने बारे में. मेरा नाम सईद है और मैं फिटनेस इंथुसियास्ट जैसे आपको पता है और मैं पिछले ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए आई एम कम्पीटिंग ऑन द स्टेज और काफ़ी लेट एज में मैंने स्टार्ट किया लगभग ऑलमोस्ट स्टेज पे जाना क्योंकि ज़्यादा विजन नहीं था. जिम जाते थे लेकिन जिम जाने का मकसद नहीं पता था जिम क्यों जाते हैं. कि जब तक रियलाइज़ किया तो सोचा कि ठीक है नेक्स्ट लेवल लिया जाए. तो फिर किसी ने पुश किया, स्टेज पे गए, स्टेज पे पहुँचे, देखा दूसरी दुनिया है. सो जैसा लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है और जो मेहनत उसके पीछे लगती है वो इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगती है. आप पैशनेट होने चाहिए स्पोर्ट के बारे में. तो और अभी 4 साल हो गए लगभग कम्पीट करते हुए. अब इन मैनी शोज़, बहुत सारे शोज़ किए हैं इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया, यूरोप में, गल्फ में. सो बस वही है कि एक जंग लड़ी है खुद के साथ जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली. तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. I can vouch for this guys कि मतलब मैं if you guys don't know, I'm his younger brother, so I have seen his journey. मतलब मैं इनको देखा है इनकी पूरी जर्नी जब स्टार्ट किए हैं when he first came and competed. So इनकी डिवीज़न मेंस फिजिक डिवीज़न है, तो ये मेंस फिजिक में compete करते हैं और ये अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोलेंगे कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं. So what are your few achievements? say भैया. अचीवमेंट्स मेरा पहला शुरू से जर्नी स्टार्ट करते हैं. पहला शो जो मेरा था मैंने बैक इन 2018 में. तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया ये नॉर्थ इंडिया का शो था, मिस्टर नॉर्थ इंडिया के लिए. और मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज का. तो स्टेज पे स्टेप किया तो पहले राउंड में बाहर क्योंकि ना पोजिंग आती थी, ना क्लैरिटी का बताना, ना डेफिनेशन का बताना. तो वो पहला शो था. वो भी मेरे एक कोच थे जिम में जो मुझे देखते थे कि मैं रोज़ जिम आता हूँ, रोज़ वर्कआउट कर रहा हूँ, रोज़ मेहनत कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे पुश किया बेसिकली कि आप एक स्टेप आगे ले लो. सलीम नाम था उनका, तो वो भी यूपी से थे. तो खैर स्टेज पे गए, कुछ समझ नहीं आई क्या है, क्या हो रहा है, इतने सारे लोग, बंदा नर्वस है. तो बट एक चीज़ हुई कि जो एक्सपोजर दिया मैंने पहली बार खुद को, उससे एक नशा लग गया कि नहीं अब तो करना है, अब तो मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है. तो बस उसी नशे में अगले जो स्टेज शोज थे टारगेट किए. तो उसके बाद मैंने ब्रेक लिया पहले शो के बाद लगभग 4-5 महीने का. दबा के वर्कआउट किया, मेहनत किया, थोड़ी डायरेक्शन देखी क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे स्टेज के. और जो आपका स्पेशली आपके लास्ट के जो 8 वीक्स होते हैं, फिर आपका जो पीक वीक होता है, आपकी कार्ब लोडिंग, कार्ब साइक्लिंग, पानी कट करना, सॉल्ट एंड वो सब इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है. उसके बाद मैंने 6 महीने ब्रेक लेके मैंने दूसरा शो किया मिस्टर कश्मीर, जो कि मैंने जीत लिया पहली प्लेस से. तो आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बट मुझे खुद नहीं पता था कि मैं खुद कितनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरा लेवल क्या है. तो आई पुश माई सेल्फ टू द लिमिट्स और उसके बाद बस दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट. सो पहला शो किया और लॉट ऑफ पीपल एंड इट वाज माय होम स्टेज. सो won it for the first place and from then basically the actual journey started. वो नशा, वो लत उसके बाद लग गई कि नहीं अब compete करना है. So then उसके बाद I came to Dubai. तो I competed in दुबई मसल शो. मैंने compete किया
तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल शो था, उसमें मेरी 6th प्लेस है, आई वाज 6th इन दैट। तो फिर लगा कि नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी इंसान कुछ कर सकता है। तो फिर अगेन टुक अ लिटिल बिट ब्रेक। उसके बाद मैंने शेरू क्लासिक खेला गोवा में। आई वॉन दैट, आई गॉट द फर्स्ट प्लेस इन दैट। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और खासतौर पे लेवल बढ़ रहा है, दैट इज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि लड़कों को नॉलेज मिल रही है, एक एक्सपोजर मिल रहा है। सो इंडिया की लेवल एक्चुअली एथलीट्स की इतनी बढ़ गई है पिछले लेट्स से 4 से 5 सालों में कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते स्टेज पे कैसे कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इंडिया में जैसे मेन प्लेटफॉर्म शेरू लेके आया, शेरू क्लासिक केम टू इंडिया, तो उसने लड़कों में एक अलग ही जोश चढ़ा दिया, स्पेशली प्रो कार्ड का। और बाकी इंडिया में शोज होते हैं, बट दे वर नॉट ऑफ दैट लेवल, दैट व्हाट आई वुड से। सो उस वजह से people started to work hard, and then you can see the results. It's amazing. अभी कल परसों शेरू क्लासिक हुआ, and you see all most of the Indians, they got the pro cards, so which is actually very good. So you can see the level where it is going. तो उसके बाद मैंने as I did शेरू in Goa, I won that show. Then I kept the same conditioning. In few days there was Musclemania in Dubai. So I competed Musclemania in Dubai. I won that. I got the first place in that as well. So then इंसान देखता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। आप जब एक बार कहते हैं ना कि समंदर की गहराई, उसमें जाके पता चलती है। तो खुद को एक्सप्लोर किया और बेटर करने की कोशिश की। तो फिर मसलमेनिया के बाद मैंने बोला चलो ठीक है, अभी गर्ल्स का थोड़ा बहुत हो गया। देन आई स्टार्टेड मूविंग टू यूरोप साइड। मैंने आई वेंट टू टर्की में मैंने शो किया। टर्की में आई गॉट द फर्स्ट प्लेस। टर्की में भी शो जीत लिया मैंने। उसके बाद मैं पोलैंड गया। आई कम्पीटेड इन पोलैंड। पोलैंड में मेरी 3rd प्लेस आई थी। फिर और नशा बढ़ता गया। उसके बाद देन आई वांटेड टू स्टेप टू द एमेचर ओलंपिया स्टेज, कि मैंने अब देखना है। तो मैं आपको बोलना भूल गया, मैंने इससे पहले एमेचर ओलंपिया मैंने कम्पीट किया था 2019। I forgot that. Mumbai. That was after my Mr. Kashmir actually. Yeah, I just recalled it. I was there with you. That was my first, and you were there with me. Yes, you were actually my mentor and coach that time. I remember. So I would so say athlete support, but yeah, mentor and coach makes me feel better. वो 2019 में था। Yeah. So उस टाइम पे मैं काफी नया था स्टेज पे, and I got a chance to actually stand on stage with some great athletes, जिसमें मनोज पाटिल थे, जिसमें अभिषेक था, जिसमें ईशू ठाकुर was there, Mimo था, Mimo just got the pro card now. Yeah. There was राकेश वाधवा, Yeah. there was सौराज सिंह। तो बड़े जबरदस्त एथलीट्स जो अभी अलग ही लेवल पे कर रहे हैं। So I was quite amateur। मेरा पहला एमेचर ओलंपिया। I was like क्या होता है देखते हैं। पहला शुरू था वो मेरा। So उसमें भी जो एमेचर ओलंपिया जो मेरी कैटेगरी थी, उसमें मैं पहले 6 में आ गया। Yes. Unexpectedly, but I didn't have a recognition that time for that. और साथ में वो जो मेल मॉडल हंट होता है, उसमें भी टॉप 10 में था मैं। Yeah. With Satyam was there, and that time was a time when Ishu won. Yeah. Ishu won that Sheru Classic. Yeah. Yeah, and I remember Manoj Patil was very close Yeah. in getting the Pro card. the pro card, I think so, that time as well. But it was, I think so, a Japanese athlete or someone who took over. So, then the journey was on. Uske baad then when I moved international, then when I started like amateur Olympia actually. So I started with Spain. Actually UK. That was my first achievement in amateur Olympia. I was in UK, and then we had Afroz with us. Afroz. Mashallah, he got the Yeah. pro card as well. Yeah. Afroz. Afroz got the first place there. His conditioning was outstanding. Like Afroz की ऐसी, मतलब वो एक ऐसा एथलीट है जो मुझे लगता है कि उसका लेवल मैच नहीं किया जा Match नहीं कर सकता उस बंदे का, एटलीस्ट इंडियन मेंस फिजिक में। तो he got the first place there. There was Tawfiq,
तौफीक थे, वो भी थे, तो हम तीनों एक साथ थे। तो अफरोज गॉट द फर्स्ट प्लेस, आई हैड द थर्ड प्लेस दैट टाइम। तो वाज गुड। उसके बाद मैंने एक, ये याद करते करते मुझे याद आ रहा है मैंने कितने शोज किए हैं। अफरोज से याद आया, द फर्स्ट टाइम आई मेट अफरोज, पहली बार मैं उससे मिला, तो वो गुजरात का एक शो था। हम गुजरात में थे, गुजरात में रीजनल कॉम्पीट कर रहे थे। तो मैं, अफरोज और तौफीक, वी वर लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। So I remember that was the first time. I actually remember Afroz met us in Amateur Olympia, the first one in Mumbai. So he was there on that stage too. But उस वक्त actually we met him in the hotel when he was coming. We met him in the hotel. Yeah. Yes, we did meet him in the hotel. And I remember him. But उसके बाद the transformation he had, the change he had was amazing. He gave a lot to it. बहुत hard work किया उसने। तो हालांकि गुजरात का जो शो था हमारा, I beat him that time, and he was still in good condition. यहाँ पे एक ब्रेक लेके, पॉज लेके व्यूअर्स को बोलेंगे कि ये जब कॉम्पिटिशंस करते हैं, मैंने भैया की जर्नी देखी है पूरी, लाइक आई हैव बीन देयर, लाइक बिहाइंड हिम, लाइक आई हैव सीन व्हाट ही गोज थ्रू फ्रॉम टैनिंग बैक स्टेज, गेटिंग ऑन स्टेज, हाउ द एनवायरनमेंट इज अराउंड। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये एक ब्रदरहुड बन जाती है। ऑल ऑफ यू एथलीट्स व्हेन यू कम्पीट ऑन स्टेज, इट बिकम्स लाइक अ ब्रदरहुड, चाहे वो कोच और एथलीट हो या कि जहाँ से जो एक बार साथ में स्टेज पे कम्पीट करते हैं ना, इट बिकम्स अ ब्रदरहुड, एंड इन सम केसेस वेरी बैड राइवलरीज, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ब्रदरहुड बन जाता है, भाईचारा बनता है। और ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये जो फ्रॉम सेम फ्रेटर्निटी, हम लोग सब स्टेज पे मिले। and you guys have beaten each other in many shows, like आपने किसी को बीट किया, उसने आपको बीट किया, so exactly. तो हमें वो चीज कभी नहीं आई कि जो हमारे एथलीट्स हैं हमसे आगे ना जाए, या you always support them, you always want them to do good. तो basically it's all on the stage. आप स्टेज पे मिलते हो और आपको उनके साथ एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। तो मेरा इनसे रेगुलरली टच रहता है, हालांकि हम शायद सालों ना मिले, बट एक दूसरे की खबर रहती है, कौन सा शो कर रहा है, या अगला शो किधर है, या किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हमेशा वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। तो जो अभी यंगर एथलीट्स हैं, तो उनको भी आई थिंक सो ये चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, एंड दे शुड फोकस ऑन दिस, कि साथ में चलो, साथ में आगे बढ़ो, इट्स वेरी गुड। तो उसके बाद देन आई वाज स्पीकिंग अबाउट माय शोज, तो मैंने यूके में कम्पीट किया। इट वाज amazing, like you have around 100 athletes, and it's amazing. फिर उसके बाद of course the journey started, and then I moved to Spain. I did Spain Amateur Olympia, वहाँ पर भी मेरी थर्ड प्लेस आई। तो बस that's when I took a break. Actually I had an injury, मेरे I tore my shoulder tendons, so उस वजह से मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा। अभी 3 महीने से मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, तो अभी वो रिकवर होगी और फिर देखते हैं, we'll get back on the stage. Yeah. So guys, एक यहाँ पे सेगवे लेते हैं थोड़ी सी। आप let's get to know सईद भाई की personal life little bit, like what he does for his occupation and his studies, and how he basically, एक चीज़ होती है ना, even the youngest guy जो हमारे इंडिया में है, we want to have a way to manage. Bodybuilding is not an easy sport to do. It's not an easy sport to play. You need a lot of backing, right? You need to solidify your personal life and your finances ho, chahe relationships ho. You need to solidify that before you're able to compete, right? Before you're able to even think about working out and going to that level to step on stage. तो एक चीज़ ये होती है लड़कों की कि वो जाते हैं, वो लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वो छूट जाते हैं बिकॉज उनकी जो बुनियाद है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, फाइनेंसेस है, स्टेबिलिटी है, वो चीज़ चेक बिल्कुल। सो सईद भाई, आप व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट व्हाट यू आर प्रोफेशनली एंड हाउ यू मैनेज बॉडी बिल्डिंग अलोंग विद वर्क? ओके, प्रोफेशनली तो मैं एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, आई एम एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। तो मैं बेसिकली दैट्स व्हाट पेज माय बिल्स फॉर द बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है कि इंसान को नहीं पता होता कि कितना खर्चा होगा, स्पेशली अगर आप कम्पीट कर रहे हो। अगर आप फिटनेस में हो, यू जस्ट गोइंग टू द जिम, इट्स अ वेरी मिनिमल एक्सपेंस, बट अगर आप कम्पीट करते हो तो इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी।
You have your meals. People change the gym. They go to a better gym. आपको आपके जो proteins है, आपके supplementations है. And then if you are on a cycle or if you're using some dosages, it's all expensive. कुछ भी cheap नहीं है. और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, it's getting more expensive. So आने वाले टाइम में it is gonna be, I think so, it's one of the most expensive sports. और आप देखो कि जब इसकी जो प्राइस मनी है, for example, if you go to the bigger stages, जैसे ओलंपिया हो गया, it's huge money. So that means if they're giving you that huge money, that means they know कि इसके पीछे इंसान कितना खर्चा करता है या इस गेम का पोटेंशियल क्या है. तो मैनेज करना इज द होल थिंग. मेरी जो जॉब है, आई हैव अ 12 आवर जॉब. मैं 12 घंटे काम करता हूँ. ठीक है, 12 घंटे काम करके उसके बाद आपको पता होता है कि अगर आप प्रेप पे हो, आपको अपने मील्स तैयारी करने होते हैं, आपको अपने मील्स बनाने होते हैं, आपको अपनी सप्लीमेंटेशन देखनी है, आपका कार्डियो देखना है. कार्डियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस. एंड इट्स लाइक दिन में आप 2 घंटे कार्डियो कर ही लेते हो, सुबह में, शाम में. So you have to manage the time, and then gym, your workout, your stress, your family life, your personal life, your work life, you know, आपके रोज रोज जो नए इश्यूज आते हैं वो, then your body is fighting. आपका जिस्म लड़ता रहता है आपके साथ कि भाई छोड़ दो, मत करो. तो क्या कॉल? Yeah, no, you can Is it still on? No, yeah. Yeah. So इंसान इन चीज़ों के साथ लड़ता रहता है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ता रहूं. और जब आप स्टेज पे सेट करते हो एंड देन यू डोंट अचीव व्हाट यू वांट, सो इट रियली इट्स अ टर्न ऑफ कि आप बोलते हो कि इतनी मेहनत के बावजूद भी कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया या आगे नहीं बढ़ पाया. तो जो लोग हैं, जैसे जो व्यूअर्स हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बैलेंस करना कितना ज़रूरी है. आपका ये नहीं है कि चलो कुछ एथलीट्स हैं जो कम्प्लीटली बॉडी बिल्डिंग पे ही फोकस करते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस वी हैव सब जो लड़के हैं अबाउट 22, 23, 24, उन पे ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होती है कि घर कैसे चलाना है, घर कैसे देखना है, फिर खुद का खर्चा. तो स्पेशली जैसे अक्सर लोग मिडिल क्लास से हैं, तो वो अफोर्ड करना वो एक स्ट्रगल है खुद में. तो ये है कि बस आप अपने गोल की तरफ फोकस रहो. टाइम लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी है, बट अपने गोल को मत छोड़ो. एक्सपेंसेस आएंगे, बट ट्राई टू मैनेज समहाउ. अब इंडिया का ऐसा नहीं है कि आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं. स्पॉन्सर्स मिलना इंडिया में बहुत हार्ड है, और क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप वाली इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हुई अभी इंडिया में. स्पेशली हमारे कुछ ही एथलीट्स हैं. आप जैसे अगर 100 एथलीट्स हैं, उसमें से 10 होंगे, 8 या 10 होंगे जो स्पॉन्सर्ड होंगे, और उनकी भी स्पॉन्सरशिप्स उतनी नहीं होती हैं कि आप अफोर्ड कर पाओ. तो ओवरऑल ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है. तो अगर आप इसमें जाते हो, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो किसी हद तक. और क्योंकि स्टेज पे क्या होता है, हर कोई अपना बेस्ट देता है. स्टेज पे हर कोई बंदा अपना बेस्ट पैकेज लेके आता है, और वो ये मेक श्योर करता है कि उसने कहीं किसी किस्म की कमी ना रखी हो. तो आपको स्टेज पे उस लेवल की सोच से खुद को प्रेजेंट करना है. सो इट्स नॉट इजी. वर्क लाइफ बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, ये सब के बावजूद भी मतलब अगर हम स्टेज पे स्टेप करते हैं, इट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए. खासतौर पे आजकल कई सारे पेरेंट्स मैंने देखे जो इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनको ये समझ नहीं है कि ये चीज़ एक इंसान क्यों कर रहा है. सो एक पैशन है, और अगर आप एक बार स्टेज पे चले गए तो ये नशा बन जाता है पैशन से, एंड यू डोंट वांट टू स्टेप बैक. तो हाँ, ये एक दो हाईलाइट जो पॉइंट्स स्पेशली जो भैया ने बोले कि वन ऑफ द थिंग्स इज दैट इट बिकम्स लाइक जुनून बन जाता है. एंड देन कभी कभी लोगों के कहते हैं ना, घोड़े की लगाम आ जाती है लोगों के आंखों पे कि वो टनल विजन रखते हैं, बट दे डोंट रियलाइज बिफोर स्टार्टिंग टू गो थ्रू दैट रूट they have to take care of some things, right? Because at the end of it, even if you win medals and you win everything, at the end of it, if you don't have family, if you don't have friends around you, if you don't have your work left, anything at the end of it, it's going to be worth nothing. मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है. तो यही आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया कि देयर इज़ अ रीज़न डेफिनेटली वाई, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि एथिक्स इतनी इम्पॉर्टेंट है
इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्ट करने को टाइम लगती है पेरेंट्स को या जो भी इमीडिएट फैमिली है। आई एम श्योर आपकी भी स्टोरी होगी कि आपने अपने कैसे मॉम डैड को आपने लाइक थोड़ा मनाया या जो भी होगा, एंड बेसिकली शो देम विथ रिजल्ट्स दैट यू आर एबल टू डू दिस, यू विल डू दिस, यू विल सस्टेन योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो पेरेंट्स को समझ नहीं होती है, क्योंकि उनकी नजरों में हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनका यही होता है कि हमारा बच्चा कुछ कर ले, पढ़ लिख ले। तो बट व्हेन दे सी द रिजल्ट्स कम इन, जब उनको दिखता है कि हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, देन ऑफ कोर्स द फैमिली डज सपोर्ट यू। और फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशंस बिहाइंड दिस स्पोर्ट। ठीक है, आप स्पेशली अगर आप प्रेप पे हो, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इवन हार्मोनल इम्बैलेंसेस। you sometimes you lose control of yourself when you're especially अगर आप carbs पे depleted हो, तो carbs deplete करना मतलब आपका brain काम नहीं करता, as simple as that. So वो सब आपकी family understand करती है, and after a certain time they do get into it कि नहीं, okay he is going through all this, so just give him some space, उसको space दे दो या उसको करने दो अपने हिसाब से जैसे करता है। तो it just comes with time, but then your goal should be the goal. आप उस पर लड़े रहो, डटे रहो कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो जरूर अचीवमेंट आएगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हम सेम भाई, हम ये स्टोरीज डेफिनेटली लाइक दिस इज लाइक टोटली रिलेटेबल फॉर लाइक इवन लाइक जो बंदा एंथुजियास्ट है, इवन टू थिंक अबाउट गोइंग टू द जिम, राइट? लाइक उसमें ही आधे पेरेंट्स इतना ये स्केप्टिकल हो जाते हैं कि तुम जिम जाने वाले हो, मतलब उनके दिमाग में फ्लैशेस इसके आते हैं, स्टेरॉइड्स के, इसके उसके। So I think in that respect कि one of the things that मतलब हमारे यंग जनरेशन से लोग इंस्पायर होते हैं बाय ओलंपियन लेवल बॉडी बिल्डर्स, राइट? फॉर देम दे विल लीव देयर कंट्री, दे विल लीव देयर होम। वो लोग यूएसए से कुवैत जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, लाइक दे विल स्पेंड देयर ईयर देयर एंड देन दे विल गो एंड विन ओलंपिया। सो इन देयर माइंड वो लोग एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि उनकी भी फैमिली ऐसे सपोर्ट करे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, जहाँ द एक्चुअल केस इज वेयर कि लाइक उनकी फैमिली शायद वो फैमिली जैसी नहीं है, या उनकी फैमिली को उसकी ज़्यादा ज़रूरत किसी और फील्ड में अभी चाहिए। सो बॉडी बिल्डर के ऊपर जो बुनियाद से जो चालू होता है फ्रॉम 20s, फ्रॉम 25 years old of age, उसके लिए इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा एडेड थिंग दैट ही हैज़ टू हैंडल फैमिली आफ्टर डूइंग ऑल हिज stuff also, right? Exactly. Especially अगर आप मैरिड हो, तो आपकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। खुद से पहले आपको घर वालों का सोचना पड़ता है, वाइफ का या बच्चों का, कि इंसान वो सब कैसे बैलेंस करे। अब आप अपने मील्स पे अपनी सैलरीज लगा रहे हो, अपने पैसे लगा रहे हो सारे, तो अपने डाइट पे, प्रेप पे, तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इट्स नॉट ईजी ये सब बैलेंस करने में। तो हाँ, अगर स्पॉन्सरशिप्स को बढ़ावा दिया जाए इंडिया में ओवरऑल या किसी भी कंट्री में, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं एक एथलीट के लिए, स्पेशली बैलेंस आउट करना। अच्छा, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज कि एक तो ये था, दूसरी चीज़ रिलेटेड टू दिस ओनली इज़ दैट लोग बहुत ऐसा सोचते हैं कि एक सेकंड, थोड़ी सी लैग हो रही है आपकी वीडियो, या ये बैक। सो एक चीज़ ये था कि लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री में जाके अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे बॉडी बिल्डर बनना, बॉडी बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है डिस्पोज फॉर यू टू वर्क विद। टेल मी हाउ मच ट्रूथ इज़ देयर टू दिस, बिकॉज आप ऑब्वियसली आप दुबई में हो, आपको भी बहुत लोगों ने बोला है कि अरे आप तो दुबई में हो, आपको तो अपॉर्चुनिटी है, आपको तो लॉकडाउन नहीं है, आपको तो ये सब चीज़ें नहीं है। सो टेल मी, इज़ देयर एनी ट्रूथ टू दैट, एंड व्हाट इज़ दिस मिथ एक्चुअली, इफ इट इज़, ये क्या चीज़ है ये, इज़ दिस ट्रू और इज़ दिस डज हैव अनदर साइड? देखिए, किसी हद तक मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ और किसी हद तक डिसएग्री भी करता हूँ कि प्रॉपर एक्सपोजर हमारे देसी एथलीट्स को नहीं मिलता है। प्रॉपर एक्सपोजर स्पेशली इंटरनेशनल स्टेजेस का नहीं मिलता है। जैसे आप देखो, अभी जैसे शेरू आया इंडिया में, आई थिंक सो 2016 या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर किस साल से आया, तो उसके बाद से लेवल बढ़ गया। It has been more than 10 years. It has been more than 10 years. Yeah. More than 10 years. So level बढ़ गया. So the kids got exposure, ठीक है, and especially social media,
इट प्लेड अ वेरी गुड रोल. आपको इंटरनेशनल ट्रेनर्स मिल गए, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल गई, बहुत कुछ ऐसा मिला. नो डाउट इंडिया में भी ऐसा पोटेंशियल है, और इंडिया, पाकिस्तान, जो भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं, उनमें ये पोटेंशियल है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है. नाउ यू कैन सी के कितने एथलीट्स अब आहिस्ता आहिस्ता प्रो बन गए, प्रो प्रो कार्ड ले रहे हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग में भी, फिजिक में भी, क्लासिक में भी. सो इट इज ग्रेजुअली कमिंग अप. नो डाउट कि हाँ, यूरोप में या वेस्ट में या आउट ऑफ एशियन कंट्रीज ये एक्सपोजर पहले से है उनको. They have a lot of better amenities and they have a lot of better gym equipments. Yeah, the quality of food they get is way better. But अभी के दौर में, अभी के टाइम पे, I feel it's totally on a individual कि वो अपना रास्ता कैसे बनाता है या वो अपनी मेहनत किस लेवल तक लेके जाता है. आप पहले इंडियन एथलीट्स भी देख लो, there are so many, the older ones who had quality physiques, who had great bodies, but they didn't have the international platforms, so they were not that famous, or they wouldn't get a chance कि खुद को उतना expose करें या दुनिया को दिखाएं. कि अब जो है, अब ये चीज़ बढ़ती जा रही है. अब हमारे जो कितने सारे एथलीट्स हैं, they are competing worldwide, and that's the difference. Yeah. It's getting better. बिल्कुल. सो इसी चीज़ पे एक और बात ये आती है कि ये जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है, पीपल नॉर्मली थिंक दैट द ओनली वे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडोमिनेंट वेज टू बी एस्टैब्लिश्ड इस इंडस्ट्री में, कि इंडस्ट्री में घुसना है तो एथलीट बनना है. लोगों को ये दिमाग में ये सेटिंग नहीं है कि एन इंडस्ट्री डज नॉट रन ओनली बिकॉज ऑफ वन काइंड ऑफ पर्सन, राइट. इट डज नॉट रन ओनली बिकॉज ऑफ एन एथलीट. इसके पीछे जब तक शेरू नहीं होता, शेरू खुद ही इज़ नॉट एन एक्टिव एथलीट, राइट. And Manish Gandhi, he is basically an events guy, right? I have been to his architecture events. So जो हम शेरू क्लासिक की बात कर रहे हैं, या जैसे हम NPC शोज़ के प्रमोटर्स की बात करें, इन लोगों के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है एथलीट्स के लिए, राइट. पॉसिबल ही नहीं. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक इंडस्ट्री में घुसने के लिए यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिजाइनर, यू कैन बी अ ग्राफिक्स डिजाइनर, यू कैन बी एन एथलीट व्हिच विल गिव यू अ लॉट ऑफ लाइमलाइट. But there are different ways to enter the industry. So what do you think about this topic? Have you seen? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे क्रिकेट है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम देसी लोग क्रिकेट ज्यादा समझते हैं. तो क्रिकेट देख लो, जब एक क्रिकेट मैच होता है, फॉर एग्जांपल, आपके पास प्लेयर्स हैं, ठीक है. प्लेयर्स के बाद देयर आर ऑर्गेनाइजर्स, देयर आर स्पेक्टेटर्स हु प्ले अ बिग रोल, देयर आर फैंस, देयर आर कोचेस, there are commentators, there are हर किस्म के लोग हैं, right, कि जो इस चीज में लगे रहते हैं क्रिकेट के साथ ही. लेट्स से क्रिकेट एज स्पोर्ट. तो it takes all of them, all the efforts to bring out a successful match. उसमें छोटे से जो ना पानी लेने वाला, वाटरमैन या फिजियोथेरेपिस्ट, या तो मतलब 100 लोग हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं. तो same is in bodybuilding that if a show like Sheru is running successfully, there is so many people who work behind the scenes, and they are all affiliated with the industry, though they are not on the stage. But even जो commentator ऊपर commentary करता है, या the one who presents the trophies or the medals, he has a role to play, and he comes from the same industry. The judges, let's say the judges, they don't compete, but they are from the same industry. The spectators, the fans होते हैं, जो लोग होते हैं, who come to see the shows and all that, they are in the same industry. The people who make supplements, they don't eat maybe themselves, but they are from the same industry. You know, आपके trainers, maybe they don't work out themselves, but they train you, and they are from the same industry. So बहुत सारी चीजें. अभी देख लो, जो ट्रॉफीज बनाते हैं, जो मेडल्स बनाते हैं, you can even consider them, they are from the same industry. So अगर एक entrepreneur है जिसको इस इंडस्ट्री में जाना है, maybe he can start making medals or trophies or print certificates. So he will be from the same industry. So all of them together combined, they run the show, the whole thing. Yeah, right, absolutely. So point being कि when you are at a stage in your family, जिसको athlete बनना है, ठीक है, if you have any other skill, you can still be a part of the fitness industry, right? You don't necessarily need to go through competing, you know, वो. Yes. So वो एक चीज़, totally agree. Yeah. So वो एक चीज़, एक और awareness type होनी चाहिए हमारी, especially Indian, पाकिस्तानी, जो मिडल ईस्ट हमारे यूथ है, हम लोग को ये
knowledge होनी चाहिए कि an industry is made up of a lot of people, not just one kind of people. You may get a little more limelight in this, you may get a little more limelight in that, but at the end of the day अगर आपका काम अच्छा है और आप अच्छे प्रमोटर हो तो पूरे साल आप ही के शो के चर्चे रहेंगे कि ये शो में लाइटिंग इतनी अच्छी थी, ये शो में स्टेज इतना अच्छा था, ये शो में एफर्ट इतना अच्छा था. सो एज अ प्रमोटर यू गेट मोर क्रेडिबिलिटी एंड यू गेट मे बी मोर प्रो कार्ड्स, मे बी मोर. सो व्हाट शेरू ब्रिंग्स फॉर एनपीसी इज बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एथलीट्स. वो जितने एथलीट्स ला रहा है एनपीसी के लिए, that is one of the reasons why his show is obviously Asia's largest, and then it has so much meaning for the NPC to carry out that show, and now he's doing it in South America and all parts of the world. So this is a way also to establish yourself better in the industry, is to look at your skill, the actual skill you have. If you are good as an athlete, obviously get exposure as an athlete कि एक बार स्टेज पे चढ़ो और देखो कि ठीक है तुम्हारी आपकी लेवल क्या है. If you are that confident in your athleticism, then you can go through the athlete part. Otherwise, if you have different skills to give, the sky is the limit for you. तो ये एक चीज. The sky is the limit, exactly. Yeah. Exactly. So yeah. अभी जैसे कि आप हो, you are into NFTs also, you are into art, but you are affiliated mostly with the fitness industry. आपका जो art है, it is completely targeting athletes, all international athletes. You know a lot of people worldwide. You interact with, I think so, the biggest athletes of all times. You even have interaction with Mr. Olympia. Yeah. So I mean that's something amazing, and you still are a part of industry. Right. You still are a part of the industry, and though you're not competing yourself at the moment, but I think at so. The moment, you know more than me. I have no interest in competing. Guys, if you guys don't know, you know more than me. Yeah, if you guys don't know, Bhaiya is actually training me. मुझे लॉकडाउन में actually because of college and product design, क्योंकि एक जगह बैठना पड़ता है तो वेट चढ़ गया था और बॉडी. लेकिन आई एम बेसिकली मोर इनटू स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल एंड मोर एथलेटिक स्टफ. तो मैंने बहुत वेट चढ़ाया था. तो अभी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ क्योंकि मेरी दांत निकालनी पड़ी मुझे, तो खा ही नहीं पा रहा था. बट भैया डू यू फाइंड एनी चेंज इन माई फेस? थोड़ा लग रहा है कम? अरे बिल्कुल भी नहीं. It's okay. Things take time. ठीक है. सो गाइस, वर्क टुवर्ड्स योर गोल. सो गाइस, मैं आपका क्लासिक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन बंदा यहाँ पे बैठा हूँ. तो let's see in a couple of months where we get to, and you can see another side of the sport. ये actually एक reason था कि मैं ये podcast कर रहा था. We are doing this podcast is to show people कि like ये एक intimidating चीज़ नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री में पैर रखना. ये बहुत if you take your time back and think about it, मतलब instead of taking your step right now, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा पॉज लो, सोचो कि आपके पास क्या स्किल है, and then you start to go in a direction that will make much more sense to you, and it will keep your mind sane and your heart at peace while you do whatever. मतलब आप peace में रहोगे. तो उस तरीके से मैं आई एम लाइक वन साइड ऑफ द कॉइन एंड भैया इज लाइक अनदर साइड ऑफ द कॉइन. मतलब फैमिली सेम एंड स्टफ लाइक दैट, बट स्टिल यू कैन सी हाउ द गोल्स एंड एस्पिरेशंस आर डिफरेंट हम लोगों के लिए. तो ये एक चीज़ था. सो मैं और भैया तो कंटिन्यूसली दिखेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. मतलब ये पॉडकास्ट पे ना, मतलब जो नॉर्मल आपने आज तक किसी पॉडकास्ट को इस तरीके से नहीं देखा होगा. बाकी पॉडकास्ट होंगे बहुत फॉर्मल, लाइफ जर्नीज एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ एन इनफॉर्मल ब्रो चैट है. मतलब मैं और भैया के मतलब नॉर्मल चैट जैसे रहते हैं अबाउट बॉडी बिल्डर्स, अबाउट ऑन गोइंग थिंग्स इन द इंडस्ट्री. तो ये आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा. सो यू कैन व्हाइल यू आर डूइंग कार्डियो या आप अपना मील खा रहे हो, आप ये पॉडकास्ट सुन सकते हो. यू कैन लाइक जस्ट फील एट पीस एंड अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन कि आपको भी लगे कि नहीं कोई ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं. सो यू कैन गेट समथिंग डिफरेंट एवरी पॉडकास्ट. सो दैट्स वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस पॉडकास्ट. तो या सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम 2 और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स रैप अप द फर्स्ट पॉडकास्ट. So the next point is obviously the heat of the moment right now, the elephant in the room, शेरू क्लासिक. तो इंडिया के बारे में बात करते हैं, शेरू क्लासिक के बारे में बात करते हैं. ऑब्वियसली भैया इस बार compete नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंजरी एंड his recovery, and he already competed a lot outside in other countries, and I hope next time we are on the hunt for pro card right now. So in this coming year, coming 1 or 2 years, it's going to be ours. So एक चीज़ हमें डिस्कस करनी थी कि अबाउट द विनर्स ऑफ दिस शेरू क्लासिक.
एंड अबाउट द कंपेटिटर्स इन द शेरू क्लासिक, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल दैट एंटर द फिटनेस इंडस्ट्री। हमने इस शेरू क्लासिक में देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स compete करने लगे एज एथलीट्स, राइट? So a lot of YouTubers, obviously it's very good for PR, it's very good for growing the sport, but then there is a limit between, क्योंकि एथलीट जो 10 साल से compete कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उतनी, और जो यूट्यूबर जिसके गोल्स और एम डिफरेंट हैं, जो अलग हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लेता है कि मुझे शेरू पे चढ़ना है। व्हाट डू यू थिंक, good or bad, anything, what do you think this kind of mindset inside the fitness industry that any given day कोई भी उठ के athlete बनना चालू हो जाएगा? What do you think, is it good for the industry, bad for the industry, and is this mindset, should it be promoted in the industry? आपको क्या लगता है ये लास्ट शेरू क्लासिक देख के? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली एक इंडिविजुअल पे डिपेंड है, ठीक है। आई वोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, मैं नहीं पर्सनली लूंगा इसको नेगेटिव वे में, क्योंकि चलो जो इस स्टेज पे स्टेप करना इटसेल्फ, इट नीड्स यू टू बी मेंटली स्टेबल एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दिस गेम इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी, कि अगर आपको अपना दिमाग उस हद तक बोलता है कि आप कम्पीट करो, दैट्स गुड, बट देन इट शुड नॉट बी लाइक, ये एक मतलब दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे मैं कहूँगा दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, कि या दूसरे एथलीट्स को लेट डाउन करने के लिए नहीं होना चाहिए कि जो तुम लोग नहीं कर पाए मैं कर पाऊंगा, थिंग्स लाइक दैट। बिकॉज एथलीट्स लाइक पिछले 8-10 साल से कम्पीट कर रहे हैं, एंड दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग टू गेट बेटर एंड बेटर एवरी डे, सुबह से शाम, दिन रात, दे नो व्हाट दे गो थ्रू। सो किसी को भी अपने गोल्स अगर अचीव करने स्टेज पे जाके, इट्स वेल एंड गुड, बट देन इट शुड not let others down, or it should not be showing like जो भी है, like it should be like a journey together with athletes. तो ओवरऑल देखो, स्टेज पे कोई भी स्टेप कर सकता है, बट यही है कि your mental stability is the most important thing, and then it should not be to let others down. कि मैं I don't want to put it in words. कि मेरा एम स्टेज पे जाना ये नहीं कि मैं जीतूं और लोगों को दिखाऊं, मेरा एम स्टेज पे ये किसी को नीचे दिखाना के लिए, या किसी को टू शो दैट यू आर बेटर। एग्जैक्टली, आप जाओ स्टेज पे, आप स्टेज पे चले जाओ, गो फॉर योर ओन सेल्फ, जस्ट प्रूव टू योरसेल्फ फर्स्ट कि आप उस वर्थ हो, ठीक है, देन गो अहेड जी। क्योंकि ये इस वाले कंपटीशन में बहुत सारे लोगों को ये भी ओपिनियन लग रहा था कि इन यूट्यूबर्स का आना, it becomes like sort of a mockery to athletes who have been actually competing and giving their blood, sweat and tears, from so many years इसके लिए स्टेज के लिए compete करने के लिए। So people, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए। if you come with that mindset, you will never succeed. If you have that mindset of showing other athletes down, as a competitive way, it's something else. आप स्टेज पे जब कम्पीट करते हो, तो मतलब जो मेरे क्लोज दोस्त भी होते हैं, कि हम बैक स्टेज साथ में हम खाना खा रहे होते हैं, या हम साथ में मील शेयर कर रहे होते हैं, बट ऑन स्टेज इट्स अ वॉर, इट्स लाइक अ वॉर। सो बट ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन ऑन द स्टेज एंड ऑल द एथलीट्स, बट नेवर वी हैव लेट ईच अदर डाउन, और नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। ऑफ कोर्स राइवलरी रहती है, बट इवन इन द राइवलरी there's always a respect for the fellow athletes and for the stage especially. Stage is what gives you, आपकी पहचान आपको stage देता है, so you need to respect the stage and absolutely actually, yeah. मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने अपने आँखों से, जो भैया कह रहे हैं कि मैंने पीछे देखा है जब ये कम्पीट कर रहे थे शेरू में, पहली जो इनकी शेरू थी, तो वहाँ पे पीछे स्वराज भाई, राकेश एंड everybody, Ishu, all of them backstage, we were clicking pictures and we were like, enjoying our time, congratulating each other, and बहुत हंस रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, and stage पे अलग ही था, and very supportive. So the stage is all about brotherhood. Again हम वही point पे आते हैं कि it's all about brotherhood, it's all about making an ecosystem जहाँ पे it becomes like, आप जब stage पे compete करते हो as an athlete, you have another family there, like you have another family, another brotherhood there. So that gives you a lot of comfort, especially bhaiya when you compete in, I'm sure you might have felt a difference जब आप
बाहर के कंट्रीज में अकेले जाते हो compete करने, you have nobody else who you know there. Obviously you make new friends, बिल्कुल, but it makes a big difference when you compete with let's say it's a big difference, yeah, big Tawfiq difference, or big difference. Even Afroz. in the recent Sheru, Yeah, the guys were asking me, why you're not coming, why you're not competing. Most of them were like, just come, let's compete, and stuff like that. yeah, But I couldn't due to my injury and stuff. But see, that brotherhood is there. It's yeah, always there. yeah, obviously. So So we just have to हमें एक दूसरे का support करना है, and we just have to promote each other as well. So, yeah, yeah, and grow as a full team or as a nation, whatever. obviously. Just move ahead. अच्छा, basically. हम एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट कोचेज़ एंड कोचिंग. एक बड़ी ट्रेंड हमने देखी कि ये लास्ट स्पेशली एक साल के अंदर कुछ एथलीट्स हमारे इंडिया से, जैसे सुनीत यादव है, ही गॉट स्पॉन्सर्ड बाय इवोजन न्यूट्रिशन, हानी रामगौड़ की कंपनी है, और बहुत सारे बाकी एथलीट्स हैं जिन्होंने फॉरेन कोचेज़ हायर किए अपने लिए. सो कुछ होते हैं, कुछ एथलीट्स को वाया स्पॉन्सरशिप्स को कोचेस मिले, या कुछ एथलीट्स ने खुद हायर किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धांत जायसवाल. सिद्धांत जायसवाल इज़ अ मेंस फिजिक एथलीट, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, एंड ही रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद मैट जैनसन. Matt Jansen is the coach and trainer of Dallas McCarver. Rest in peace. He passed away, and right now Number of amazing athletes. number of amazing athletes, including Sean Clarida, Yes. Mr. Olympia 212. So Yes. हमने ये ट्रेंड देखी एक कि इंडिया में फॉरेन कोचेज हायर करना चालू करते हैं. इन योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हैव, आई एम श्योर यू हैव वर्कड विद कोचेज हु आर नॉट फ्रॉम इंडिया, ऑब्वियसली फ्रॉम अरब और समवेयर एल्स इन मिडल ईस्ट, एंड वन थिंग इज दैट कि for an athlete to change his coach just on the basis of his coach's success and not on the basis of कि क्या मेरी और इस कोच के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, क्या वो ज़्यादा क्लियर है, क्या मैं उसको समझ पा रहा हूँ बराबर से. आपको क्या लगता है कि लोग जब वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं कि मैं फॉरेन कोच हायर करूँगा तो मुझे पक्का रिजल्ट्स मिलेंगे, इज़ इट दैट सिंपल और इज़ देयर अनदर स्टोरी टू इट, इज़ इट मोर डिपेंडेंट ऑन कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस वेल वर्किंग विद अ फॉरेन कोच? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला, इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर. ओके, अभी जो इंडिया में जो कोचेज हैं, दे आर इवेंचुअली इवॉल्विंग, दे आर कमिंग अप. उनका एक्सपोजर लेवल बढ़ रहा है एज सोशल मीडिया इज कमिंग इन, एज द वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इज कम, एंड सो मेनी थिंग्स. And then there's a lot of people who, even coaches, who also experiment on new people, which is actually giving them results, and they can put that expertise in their own self. तो जो इंडिया में ये चीज अभी बढ़ रही है, बट वेस्ट में या आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश, दिस इज ऑलरेडी देयर. इट ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर. दे ऑलरेडी मंजे हुए खिलाड़ी हैं. द कोचेस आर ऑलरेडी हाई लेवल. दे नो एवरीथिंग. दे हैव ट्रेन्ड ऑल काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, अब बाहर का एक कोच देख लो, उसने जैसे अब्दुल्ला ओबेदी, जो ये नेम, वो ऑक्सीजन जिम्स में जो ब्रैंडन करी, yes, ब्रैंडन करी का कोच देख लो. नाउ ही हैज ट्रेन्ड लाइक 1,000 people. ठीक है, 1,000 people. तो उसके पास उन सब का वो निचोड़ है, which he puts on ब्रैंडन करी, for example, let's say. तो अब कोई नया है या कोई इंडिया में जो कोचेस हैं, they don't have that exposure, so they need certain time to reach that level. So that's why, yeah, the athletes in India also, the evolving athletes, they prefer foreign coaches because of the exposure, basically. Though it's not cheap. Those coaches, they take a lot of money, especially अगर आप इतना sponsored नहीं हो, तो they take a lot of money. So I think it's okay at the moment, unless you actually go to that level कि आप उस हद तक खुद को ये कर रहे हो. मतलब मैं कैसे आपको बोल सकता हूँ कि आप इंडिया के कोच जैसे फॉर एग्जांपल खुद को उस लेवल तक लेके जाता है, ठीक है, या खुद को उतनी नॉलेज देता है, उतना पढ़ता है, या उतने क्लाइंट्स उसने ट्रेन किए होते हैं, या उसने उतनी डाइवर्सिटी में ट्रेनिंग दी होती है, जैसे मेंस फिजिक, बिकिनी, एलएस, बॉडी बिल्डिंग. सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, सो मेनी फील्ड्स. अब यूरोप में या वेस्ट में या आउट ऑफ एशिया, वी हैव ट्रेन्ड ऑल काइंड ऑफ पीपल. एक्सपोजर है, टाइम है, इट हैज टेकन सम टाइम. बट इंडिया में ट्रेनिंग कल्चर अब स्टार्ट हो रहा है. Now people are starting to actually hire coaches or have faith in the coaches. It's that trend is coming now. Right. So we are like lacking from the rest of the world, like maybe 15-20 years in all this. हम उनसे पीछे चल रहे हैं, Asian countries. Right. तो हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता this is coming up. This is taking its place. Awesome. And
आई फील कोच का अपना एक विजन होता है, यू नो, कोच का एक विजन होना बहुत जरूरी है. And the way he interacts with his clients is, I have had coach like the best of the coaches who don't even respond to you, who don't even message back despite you paid them fees and everything. I can There are coaches like that also. I can guarantee you this, guys. I have seen that happen. Yeah. Yeah. So ऐसे coach का क्या मतलब? It doesn't make sense, you know. You're like, oh, इसके results ऐसे हैं, but no. So you can always have faith. You can give chance to the newer coaches as well. Yeah. Now, for example, I saw the transformation of this guy Tarun Gill. Tarun Gill. Yeah. Tarun Gill का transformation देखा. The guy who coached him, Yeah. nobody knew him. Nobody knew him. Right. Right. Nobody knew him. Right. But now, when the people see his result, they're gonna people go to him. Yeah. Okay, हमें भी train कर लो और ये और सब. So this is how it evolves. So this is how even the coach, his experience evolves, and then this is how people know, like, there are coaches in India as well who can take you to a certain level or to a certain level. So you should give them a chance. Good chance, though. Nothing is wrong in that. It's awesome. So at the end, we are just going to have a little fun segment. Okay. So I am going to ask भैया कि मैं भैया को पूछने वाला हूँ कि आप मुझे बताओ, आने वाले मेंस फिजिक या कोई भी मेंस डिवीजन के जो भी एथलीट्स हैं, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट प्रो कार्ड किसको मिलेगा? वन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग योर सेल्फ, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आप तो ट्रैक पे ही हो. एंड नंबर टू, आई वॉन्ट you to share your favorite Indian men's physique athlete, and I can share my screen and you can show us what you like the best about his or her his body. Okay. So yeah, so the first thing, tell me. मरवाओगे यार, मरवाओगे. Afroz bhai, everybody, if you're seeing this video, इसके बाद तो आप लग जाओगे इनके पीछे. So I'm just going to share my screen. So the first one you're going to tell me कि आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट IFBB प्रो कार्ड इंडिया में से किसको मिलेगा, इन योर ओपिनियन? The next one, I think so. There's like 2 or 3 really good athletes that we have. We have Siddhant is there. He has an amazing physique, but maybe this time he was not able to present himself the way he usually does. I've seen him backstage. Amazing. So he's definitely in the line. And then we have Ishu. Yeah. Ishu is there. The Ishu I saw before 2 years was an unbelievable package. He didn't come with that level of conditioning this time on the stage. So he is there in the queue. Then we have Satyam. Satyam is his body is beautiful. Yeah. He has a beautiful body, you know, to take you to the next level or attract the people, attract the judges. He has that kind of charisma on the stage or that kind of maturity level. तो ये 3 है. इनमें से अच्छा ठीक है, जो भी आपको लग रहा है इनमें से मुझे आप एक का नाम, दैट इज द कैच, एक का नाम दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी देख रहा है, अगर वो लोग ये देख रहे हैं उनको पता है कि देयर इज नो बैड ब्लड बिटवीन यू गाइस, लेकिन आपको एक का नाम देना है जो आपको लगता है कि यू नो दिस गाय विल गेट इट द नेक्स्ट टाइम. जो the person for me who will get it is none of these 3. That's what I think. Okay. There's another guy. I'll tell you. There's another guy. Sorry. Okay. Sorry, the screen just went off. Yeah. You're back? Yeah, you're back. Yeah. Yeah. Okay. So there's another guy, Abhishek. There's another guy, Abhishek. So that guy, I've been noticed his changes, his routine. That guy can do wonders in the coming time. Okay, I'm just going to look Because him up really quick. So while you continue explaining, and I can share my screen and we can look at Abhishek's body. So this is Abhishek Yadav, right? Yeah. Abhishek Yadav, yes. That's the one. I think he should be getting it sooner, because I've seen him hard work. I've seen his hard work. I've seen his dedication. I have competed with him on the stage as well, and he's continuously behind the title. He's just after it, without any deviations. So I think so. He's sharing my screen real quick. Can you see my screen?
It's just coming up. Yeah, I think you Started can see it right. sharing. Yep, that's the guy. ओके सो दिस इज द गाय हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये इनके कोच है आई थिंक मुकेश गहलोत इज हिज नेम इनका नाम मुकेश गहलोत Mukesh Galot, yeah, Mr. Mukesh Galot. Yes, he is the coach. And you see the definition this guy has. It's amazing. The muscle clarity, the size. What you need in a men's physique athlete, he has not at all. It's just that he just needs to present himself correctly on the stage. And he's gonna be India's next pro card winner. That's what I see in him. so that's your prediction to be So, India's next pro card winner. That's my prediction, no doubt. That's That's it should be him. Should be him. that's But as I said, the other 3, 4, they're amazing as well. right. But yeah, he's more likely near to the title. A little bit of more confidence probably on the stage. Right. The other guys have a bit more confidence than him. Yeah. That's for sure. The most confident guy on stage till now I've seen is Satyam. So, He has his confidence level on stage is amazing. If Satyam comes with a better package, he's gonna get it for sure. okay. At the moment, yeah, this guy should be Satyam. Satyam just put in. लेट मी जस्ट गो क्विकली ऑन इंस्टाग्राम एंड सर्च अप सत्यम्स आईडी तो हम सत्यम भाई को भी यहाँ पे फीचर करेंगे एक सेकेंड सत्यम भाई का हम आईडी देख लेते हैं जल्दी से सो इन द मीन टाइम वी चेक सत्यम्स आईडी प्लीज़ गिव मी अनदर नेम हु यू फील इज़ द बेस्ट लुकिंग बॉडी बिल्डर चाहे वो ऑलरेडी प्रो हो या वो प्रो नहीं हो. Tell me your favorite looking bodybuilder in India at the moment. I have no doubts. I have no doubts in that. Okay. My favorite athlete in India is Afroz. Okay. Afroz, there is no comparison to him in India at the moment. That's what I feel. Okay. The conditioning he gets on stage, the size he has, the kind of person he is, down to ground. Ready for any challenge, hardworking, dedicated, self-made. This is the guy. This is India's future, for sure. This guy gets on the goal. ये काफी बीमार थे. इनको कोविड हुआ था, and he really had a hard time. So I was in touch with him. मैं इनसे परसों मिला था. Alhamdulillah, I met him day before yesterday at Sheru. I spoke to him for 2-3 minutes. He remembered me and हम लोग बहुत हमने 4-5 मिनट अच्छे से बात की and I could see that he has gained back his size. So the work ethic he has, you know, when it comes to like Amazing. It's amazing. setback हो जाए तो and he really had been through a lot. यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की ये लॉकडाउन के बीच में इनकी क्या हाल हो गई थी and जी. यहाँ पे अभी लोड होने वाला है. I don't know यहाँ क्यों लोड नहीं हो रहा but just give me a minute. So okay, there is some problem in this, but we can just see through his online thing that, you know, he's like obviously one of the best to ever grace the stage from India in terms of men's physique, and you can obviously see his lines, his cutout, and his you know, people don't realize when people step on stage in India, they really don't have that kind of bigger size and muscle maturity in addition to proportions. मतलब वो लोगों को समझ नहीं आती कि असली ओलंपिया स्टेज में जब हम मेंस फिजिक एथलीट की साइजेस देखते हैं तो वो यहाँ के क्लासिक फिजिक या बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स की जितनी चौड़ाई होती है वो उतनी हो जाती है. सो द साइज गेम ऑब्वियसली इट इज़ एक बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि यहाँ जो एस्थेटिकली अपीलिंग कैटेगरीज है जिनमें साइज गेम इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये साइज गेम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने हद तक इसको एक्सेप्टेबल रखना चाहिए मेंस फिजिक या क्लासिक डिवीजन में. तो लेकिन ये एक चीज़ जो अफरोज़ भाई की मुझे अच्छी लगी कि ये एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपना स्टैंडर्ड रख के चलते हैं. एंड Exactly. जो बाकी मैंने He started उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेज का है, बिल्कुल. When he was in Amateur Olympia London, he got the first place. First place. There was no comparison to him. राइट And the size, the maturity, the definition, the posing, the confidence on the stage.
It's amazing. एंड व्हाट बेटर अफरोज भाई, आपको तो आमिर खान साहब ने खुद प्रो कार्ड दिया, इससे इससे अच्छा आपको क्या मिले? सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स जो भी इनको मिला है, ही डेफिनेटली डिजर्व्स ऑल ऑफ दैट, एंड ही इज़ अ बिग फैमिली मैन, वो बड़े फैमिली मैन है। आई एम श्योर हम किसी दिन उनको भी पॉडकास्ट पे लाएंगे तो हम साथ में बात करेंगे तीनों बैठ के। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इफ वी कैन ब्रिंग हिम ऑन एंड वी कैन टॉक अबाउट अफरोज भाई एंड हिज जर्नी, उनकी जर्नी देख सकते हैं हम कि क्या थी और उनके क्या राय हैं। सो अफरोज इज़ सैयद भैयाज पिक फॉर द बेस्ट लुकिंग इंडियन बॉडी बिल्डर currently across all divisions. Yes. So and Across all divisions. Yeah, and the pick to become pro is I think Abhishek Yadav. So Abhishek Yadav, अगर आप वीडियो देख रहे हो, so you have a lot to do man. Just present yourself well. A lot of people behind you. बहुत लोग आपके पीछे हैं खड़ा. So sky is the limit for India and Indian athletes as of now. So yeah, that wraps up this segment and this was the last segment for the first podcast. उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा पॉडकास्ट। तो मैं और भैया कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉडकास्ट पे आपके होस्ट रहेंगे एंड एक आपको रहेंगे। You guys can even suggest these topics, what to talk about, what to discuss, and this is just the beginning. So let's see where the journey goes. आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो और भैया भी अपने प्रो कार्ड के हंट पे हैं, सो हम साथ में इनकी जर्नी देख सकते हैं और जस्ट गेट रियल लाइफ अपडेट्स एंड सी हाउ बिहाइंड द सीन्स लाइफ कैसे चलती है, इंडस्ट्री कैसा चलता है। एंड या गाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए और Take care. हम साथ Thank you for planning all this, and I hope we are able to deliver what we expect. कि हमने जो सोचा था कि लोगों तक क्या पहुंचना चाहिए मैसेज, या how should people see the industry overall. I hope that it gets a bit better vision, and especially out for parents जो हैं, जो नहीं इस चीज़ को entertain करते या support करते हैं, तो उनके भी एक समझ आए कि नहीं, ये चीज़ में भी future है, ज़रूर future है। And there are not only stepping on the stage, it has so many things. There's so many things, from organizers to judges to athletes to supplement makers to everything. There's so many things in this industry that can actually, so many things which can actually make you a part of it. Awesome. So वो ये सेगमेंट को रैप अप करते हुए हम ये पहले पॉडकास्ट को रैप अप कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग स्टेइंग ट्यून विद अस और उम्मीद है कि आप लोग आगे वाले पॉडकास्ट आने वाले देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, अपने कमेंट्स नीचे कमेंट कीजिएगा और अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, टेक केयर, मासलामा, बाय बाय। Take care. Assalamu alaikum.